एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी। बेटा आ गई है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। मैम ने वन शॉट रेडी कर दिया है। किसका? सबका। आपके पूरे बायोलॉजी के सिलेबस में जो भी है सारे वन शॉट्स रेडी हो गए हैं। यू कैन गो एंड गेट योर वन शॉट। वो वन शॉट ऐसा वन शॉट नहीं है जिसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वन शॉट पढ़ेंगे तो हमारा कैसे होगा, ये है वो है। नो, वन शॉट भी शिप्रा मैम बहुत ही शिद्दत से बनाती है, बहुत ही लगन से बनाती है। आप उस वन शॉट को फॉलो कर सकते हैं और डेफिनेटली पूरा एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं, गारंटी है मेरी। और एग्जामिनेशन से पहले जब तक आपका साइंस का एग्जामिनेशन होगा मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का डिटेल वीडियोस भी खत्म कर दूंगी। सो आज जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है भाई साहब कोऑर्डिनेशन इन द एनिमल्स। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में आज हम 2-4 चीजें पढ़ेंगे। द नंबर 1 चीज इज द न्यूरॉन। सेकेंड हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी थोड़ा सा साइनैप्स वगैरह के बारे में, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन शॉट वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार मैम ने बनाया है। जाइए और एंजॉय करिए। सो बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। और साइंस वालों के लिए एक सरप्राइज भी है, और वो सरप्राइज हम रिवील करने वाले हैं थर्सडे, मतलब कि कल। और इस सरप्राइज में आपको ये पता चलेगा कि भाई जो है हम लोगों ने साइंस वालों के लिए एक वरदान दिया है, और वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे जिसको देखकर आप बहुत मेस्मराइज हो जाएंगे। हाफ ईयरली की प्रिपरेशन आपको धुआंधार करवाने वाले हैं। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो वी हैव अ वेरी ह्यूज एडवांस्ड बॉडी, और हर बॉडी को काम करने के लिए पर्टिकुलर समय पर हर परफेक्ट टाइमिंग पे सिग्नल जाना ज़रूरी है। अगर परफेक्ट टाइमिंग पे सिग्नल नहीं जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो लफड़ा बिछ जाएगा। लफड़ा ऐसे बिछ जाएगा कि पता चला कि हमें यहाँ रिमोट उठाना है, अपन उठा ही नहीं पाया, रिमोट नीचे गिर गया। ये तो एक छोटी बात है। कोई आपको हथौड़ा मारने आ रहा है और आप खड़े हैं, बेटा हथौड़ा मेरे मूड पे मार दे, तो ऐसा नहीं होता बेटा। हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, और अवेयरनेस के लिए हमारी बॉडी में एक बहुत ही प्यारा सा सिस्टम है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसे बहुत सारे टाइप के न्यूरॉन्स निकलते हैं। अब न्यूरॉन्स एंड नर्व्स में कोई बच्चा मुझसे आज डाउट पूछ रहा था कि मैम न्यूरॉन्स और नर्व्स में क्या डिफरेंस होता है। तो न्यूरॉन्स एंड नर्व्स में डिफरेंस होता है कि न्यूरॉन सिंगल स्ट्रैंड मतलब सिंगल सेल होती है, और नर्व्स जो होती हैं वो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। क्लियर है? तो आप ये टेंशन नहीं लेना, दोनों भाई बहन ही है। मतलब ये है कि दादा है नर्व्स, और जो है तो पोता है आपका न्यूरॉन। तो आपकी बॉडी में यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरॉन जो कि अलग अलग ऑर्गन में जाते हैं ताकि आपको परफेक्ट सिग्नलिंग मिल सके परफेक्ट टाइमिंग में। क्लियर है? तो ये भी आपको समझ में आना है कि एक्चुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही तो सेल है बेटा, वो कितना काम करेगी, है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वी हैव ओनली वन सेल, तो कितना काम करना है। पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इतने सारे सिस्टम है, इतने सारे सिस्टम है, इतने सारे सिस्टम है, सबको एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना है। दैट इज वाई हमें भगवान ने बोला तथास्तु मेरे वत्स जाओ। तुम्हें हम एक अलग से सिस्टम ही दे देते हैं जो सारे सिस्टम को बोलेगा परफेक्ट टाइमिंग पे काम करने के लिए, उकसाएगा कि बेटा डर रहा है बॉडी, काम करो, नॉर्मल बॉडी ऐसा करो, प्यास लग रही है ऐसा करो। तो सारे बॉडी को सिग्नल देने, मैसेज देने का काम जो है वो हमारे प्यारे से नर्वस सिस्टम का होता है और केमिकल का होता है, जिन्हें हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। So evolution of multicellularity in the animal necessitated the development of some system for the control and coordination of the activities। जितना ज़्यादा आप डेवलप होते गए, इसकी वजह से भगवान जो है, भाई हम हर चीज़ जो है, वैसे तो इवोल्यूशन को ही मानते हैं पर आप लोग भगवान में बड़े विश्वास रखते हैं, इसलिए मैं भगवान को बीच में ले आती हूँ। तो भगवान ने बोला भैया इसके पास इसकी ज़िंदगी में बहुत दर्द है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे काम करने हैं, तो हर काम को एक दूसरे के कोऑर्डिनेटेड मैनर में रखना है। तो उस कोऑर्डिनेटेड मैनर में कैसे रखेंगे, इनको एक सिस्टम दे दो यार, ठीक है। तो इसलिए हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स दिए गए हैं जो कि इन सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड रखते हैं। अब ये क्यों है, हमें क्यों ज़रूरत है, ये भी सुनिए। हमें इसलिए ज़रूरत है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पीछे कोई कुत्ता, पागल कुत्ता भाग रहा है, तो आप क्या करेंगे भाई, आप करेंगे ये कि आप खड़े तो रहेंगे, आओ आओ टॉमी हमें काट लो, आप ये तो बोलेंगे नहीं, आप भागना शुरू करेंगे। और बेटा जी जब आप भागना शुरू करोगे तो कुत्ता आपके पीछे भागेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा, बोलोगे भागेगा कि नहीं भागेगा। तो भैया उस समय पर आप बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में काम कर रही हैं, जैसे पसीना आ रहा है, डर लग रहा है, काँप रहे, हाँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं। तो ये सब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कैसे हो रहा है बच्चों? दिस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट आर डन बाय योर muscles which get signal from different kinds of cell called as neurons। क्लियर है? और ये भी समझिए कि ये सारी इंफॉर्मेशन को, पहले सुनो,
कुत्ता भाग रहा है, आसपास कोई बचाने वाला नहीं है, या टीचर है, टीचर ने आज बोला कि आज हम बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सारे बच्चे हंस रहे हैं, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सारे बच्चे हंस भी रहे हैं, मैडम बोल भी रही है, साथ ही में आपको लिखना भी है, सुनना भी है, और पेज उड़ रहा है तो उसको हाथ से दबाना है ताकि पेज ना उड़ जाए। सारी एक्टिविटीज आपके क्लासरूम में चल रही हैं, पर आप सबसे अवेयर कैसे हैं? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन को आपके बॉडी का एक पार्ट गैदर कर रहा है, एक जगह पे ला रहा है, जिसे हम ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और फिर ये गैदर करके रिस्पॉन्स करता है, और रिस्पॉन्स करके सिग्नल डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को देता है कि भैया इस हाथ से लिखते जाओ, इस हाथ से जो है तो अपना पेज उड़ रहा है उसको दबा लो, कानों से सुनो, आंखों से देखो और मुंह से बोलो। ये सारी इंफॉर्मेशन पहले गैदर होगी आपके ब्रेन में, उसके बाद रिस्पॉन्स जो है वो सारे बॉडी के पार्ट्स को दिया जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेल सिचुएटेड अवे फ्रॉम ईच अदर। और इस तरीके से मान लो कि एक न्यूरॉन को हमने सिग्नल दे दिया है, तो इसी न्यूरॉन के माध्यम से हम दूसरे न्यूरॉन को भी सिग्नल देंगे ताकि न्यूरॉन टू न्यूरॉन पूरे बॉडी में सिग्नल पहुंच सके। क्लियर है? अब देखिए लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखिए ऐसा है, इन लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द नर्वस सिस्टम। ठीक है ना 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 ना, हाँ ओके। तो लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अच्छा लोअर मल्टीसेलुलर, मुझे यूनिसेलुलर याद आता है, तो लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम होता है, जैसे कि प्लेटिहेल्मिन्थ्स जो फ्लैट वर्म्स होते हैं उनके पास भी नर्वस सिस्टम होता है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। तो हर बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है जो मल्टीसेलुलर होगा, ठीक है। पर बेटा उनके बॉडी में केमिकल के थ्रू कोऑर्डिनेशन नहीं होता। ये जो हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके में दो प्रकार का कोऑर्डिनेशन सिस्टम काम करता है, एक होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या अंतर होता है? जब हमें कोई सिग्नल मिलता है तो हमें बॉडी को अगर बहुत तेजी से ट्रांसमिट करना है तो हम कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? नर्वस सिस्टम। पर जब आपकी बॉडी में कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट होता है और बहुत लंबे समय तक हम चाहते हैं कि इसका इफेक्ट रहे, तो हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने में। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, फ्लाइट, फाइट और फियर नाम के हार्मोन की, ठीक है। जैसे कि आओ इधर एंडोक्राइन शुरू ही कर रहे हैं, तो मैं आपको एक हार्मोन का नाम बताती हूँ जिसे आप कहते हैं एड्रेनलिन, ठीक है। मान लो कि आप द रिंग नाम की एक चुड़ैल वाली मूवी देख रहे हो, तब तो आपको बड़ा मजा आ रहा है, पॉपकॉर्न खा रहे हो, नाचोस खा रहे हो, बढ़िया मजे उड़ा रहे हो। जैसे ही आप सोने गए, ध्यान सुनना, उस समय आपको जो डर लग रहा है बहुत जल्दी से तुरंत डर लगने लगा, न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं। पर जैसे ही आप सोने गए आपको ऐसा लगा कि छत के ऊपर चुड़ैल बैठी है सफेद कपड़े पहन के उल्टे पैर करके, तो आपके बॉडी में जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो एक हार्मोन निकालने लगती है जिसका नाम है एड्रेनलिन। अब ये एड्रेनलिन धीरे 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 धीरे, जो कि एक हार्मोन है, धीरे धीरे आपके ब्लड में फैल जाता है और ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में फैल जाता है। और आपको कम से कम 1.5-2 घंटे तक तो डर लगता ही रहता है। समझ में आई बात? तो जब हम थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट चाहते हैं अपनी बॉडी में, तो वहां पर न्यूरॉन्स तो काम करते हैं, न्यूरॉन्स अपना इफेक्ट दिखाकर तुरंत जो है तो अपना काम खत्म करते हैं, पर केमिकल्स जो होते हैं जो सिग्नल करते हैं या मैसेज देते हैं सेल्स को, उनका इफेक्ट कम से कम थोड़े दिनों देर तक तो रहता ही रहता है। तो जब चुड़ैल आपको दिखने लगती है तो कम से कम 1-1.5-2 घंटा तो डर लगता है। ऐसा थोड़ी तो हाँ चुड़ैल, डर लग गया, सो गए, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो नर्वस सिस्टम जो सिग्नल ट्रांसमिशन करता है वो बहुत फास्ट करता है, बहुत तेज करता है, कि मतलब बस सिग्नल गया, सेल को मिल गया, खत्म। यहाँ पर ऐसा है कि सेल को केमिकल मिला, फिर दूसरे सेल को मिला, इस तरीके से बॉडी में धीरे धीरे केमिकल फैला और उसका इफेक्ट शुरू किया हुआ। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इसमें हम सेल को मैसेज करते हैं थ्रू द केमिकल, और जब भी हम केमिकल के थ्रू कोई भी मैसेज करते हैं वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग और देर तक का होता है। जब हम न्यूरॉन्स के थ्रू कोई सिग्नल देते हैं तो न्यूरॉन्स के थ्रू जो सिग्नल जाते हैं वो बहुत 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 फास्ट जाते हैं और वो उतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। पर मैं आपको बताऊं कि केमिकल सिग्नल भी नहीं होगा तो भी काम गड़बड़ है, और जो आपके न्यूरल सिग्नल होंगे तो भी काम गड़बड़ है, क्योंकि अगर न्यूरल सिग्नल नहीं होंगे तो आप किसी भी चीज़ के लिए जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केमिकल सिग्नल तो धीरे धीरे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो होते हैं ये स्पेशलाइज सेल से बने होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, विच एक्सरसाइज कंट्रोल्ड बाय द सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स। ये करता क्या है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है पूरी बॉडी में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इतने फास्ट आपके जो इंफॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। मतलब 1 सेकेंड में 120 मीटर की ट्रैवलिंग हो सकती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, बहुत स्पीड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब कहीं भी जा सकते हैं, पर ये याद रखिएगा कि इसका इफेक्ट लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब ये है कि जहां पर इसका सिग्नल दिया जा रहा है इसका इफेक्ट वहीं पर होगा, जबकि केमिकल जो होते हैं,
केमिकल का सिग्नल लोकलाइज नहीं होता, वो पूरी बॉडी में होता है। समझ में आ गई बात? तो जैसे मुझे ये हाथ हिलाना है तो ये हाथ केमिकल की वजह से नहीं हिल रहा है, ये हाथ न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा है। पर जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका ऐसा तो नहीं मेरा मुंह बड़ा होता जाए, नहीं, ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट तो पूरी बॉडी में होता है। तो न्यूरॉन्स का जो इफेक्ट होता है वो लोकलाइज होता है, जैसे कि मुंडी को हिलाना न्यूरॉन का इफेक्ट है, पर पूरी बॉडी की ग्रोथ होना किसका इफेक्ट है? केमिकल का। केमिकल का जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सम स्पेशल ग्लैंड। इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस, पिट्यूटरी, हाइपोथायराइड और थायराइड, बहुत सारी पढ़ाना है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये आपकी बॉडी में आपकी सेल्स को कोऑर्डिनेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि हार्मोन का इफेक्ट तो स्लो है, धीरे धीरे ही आपकी बॉडी में फैलता है, पर ये इफेक्ट जो कैसे फैलता है? सेल टू सेल। एक सेल को मिला, फिर दूसरे सेल में डिफ्यूज हो गया, फिर तीसरे सेल में डिफ्यूज हो गया, डिफ्यूजन से पूरी बॉडी में फैलता है, पर इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। समझ में आ गई बात? चलिए अब एक और बात समझिए। क्या आपको लगता है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके में नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप है जितना आपका है? नो बच्चों, नो। हम ये मानते हैं कि जो नर्वस सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ वो सीलेंट्रेटा नाम के एक फाइलम से शुरू हुआ। ध्यान समझना, अगर आपको ऐसा लगता है कि नर्वस सिस्टम आपके जितना डेवलप्ड है तो ऐसा नहीं है। नर्वस सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ सीलेंट्रेटा से। सीलेंट्रेटा जिसमें हाइड्रा आता है, सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल क्या है? सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है हाइड्रा। समझ में आई बात? तो इनके में न्यूरॉन कैसे थे पता तुम्हें? ऐसे, जैसे हम लोगों का नॉर्मल न्यूरॉन कैसा होता है? लंबा होता है, उसमें ब्रांचेस निकली होती, नहीं, इनका न्यूरॉन जो था ऐसा राउंड राउंड था, कोई ब्रांच नहीं निकली थी, और सारे न्यूरॉन एकदम पास पास होते थे। क्यों? क्योंकि बेटा अगर हम ह्यूमंस के न्यूरॉन को कंपेयर करें, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। अगर मैं ह्यूमंस के न्यूरॉन को कंपेयर करूं, अगर मैं ह्यूमंस के न्यूरॉन को कंपेयर करूं तो ह्यूमन का न्यूरॉन कैसा होता है? इट इज लाइक दैट। ये एक न्यूरॉन हो गया, ये न्यूरॉन हो गया, ये न्यूरॉन की एंडिंग हो गई, इट इज लाइक दैट, ठीक है। ये जो हो गई इसकी ब्रांच, डेंड्राइट्स निकले, ठीक है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। फिर इससे कनेक्टेड होता है दूसरा न्यूरॉन, ठीक है, ये इसके। तो आप क्या समझ रहे हैं कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इस तरीके से जुड़ा हुआ है इन द ह्यूमंस, पर छोटे ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ, तो हम ये कहते हैं कि सीलेंट्रेटा से सबसे पहले नर्वस सिस्टम शुरू हुआ। तो सीलेंट्रेटा के न्यूरॉन कैसे थे? ऐसे राउंड राउंड राउंड। अब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होगा? क्योंकि केमिकल सिग्नल थोड़ी कि यहाँ पे केमिकल रिलीज हो गया फिर ये केमिकल यहाँ चला गया, नो। हमेशा जब भी हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात करते हैं जो कि बहुत फास्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब ये होता है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आयंस के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है। सिर्फ इतना याद रखो, आप इतने हायर लेवल में हो नहीं कि मैं बहुत डिटेल में जाऊँ, बस इतना याद रखना कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मान लो मुझे ये हाथ हिलाना है तो मेरे ब्रेन से फटाक से इन्फॉर्मेशन हुई जिससे मैं हाथ हिलाना शुरू करी। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ आयंस होते हैं। सिग्नल का मतलब इन्फॉर्मेशन। आपका ये जो एक्सॉन होता है यहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता है, आयन के एक्सचेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसी को हम इन्फॉर्मेशन या सिग्नल मान रहे हैं, और यही सिग्नल जो है ये नेक्स्ट न्यूरॉन में जाता है। पर हमारे न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उन्हें पास पास होना, जुड़ा हुआ होना जरूरी है। यहाँ पर अगर आप दूर दूर रखेंगे तो न्यूरॉन तो जुड़े नहीं है, और यहाँ पर छोटे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो लोअर वाले हैं उनके में जब हार्मोनल सिस्टम नहीं है तो भैया सीलेंट्रेट में तो कोई सवाल ही नहीं है, सीलेंट्रेट तो बहुत ही लेस डेवलप ऑर्गेनिज्म है। तो इनके में न्यूरॉन को क्या कर दिया? एकदम पास पास रख दिया, जिससे न्यूरॉन कैसे दिखाई देने लगे? नेट के फॉर्म में, नर्व नेट। समझ में आई बात? तो इन्हीं को, इनका जो है सीलेंट्रेट का हम नर्वस सिस्टम कंसिडर करने। समझ में आई बात? सीलेंट्रेटा का नर्वस सिस्टम हम नर्व नेट को ही कंसिडर करना शुरू कर दिए। आई होप अभी तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। डन है ना बच्चों? तो क्लियर है। तो हम ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि नर्वस सिस्टम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तथास्तु बोल के आ गया, नहीं। पहले आपके न्यूरॉन छोटू छोटू गोल गोल थे, उसमें कोई ऐसे ब्रांच नहीं थे, तो सब न्यूरॉन को आसपास रहना पड़ता था ताकि एक को सिग्नल मिले तो बाजू वाली को मिल जाए, फिर इसको मिल जाए, फिर इसको मिल जाए, फिर इसको मिल जाए। इससे क्या आसानी हो जाती थी? इससे क्या हो जाती थी? आसानी हो जाती है। आसानी कैसे हो जाती थी? आसानी तो नहीं होती थी, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो सारी सेल्स एक दूसरे के पास पास जुड़ी थी। हमारी क्या है, न्यूरॉन्स 1-1 मीटर लंबे हैं, तो एक के एंड से दूसरा जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही है ना? तो एक ही, ऐसा नहीं कि एक न्यूरॉन से एक ही न्यूरॉन जुड़ा होगा, एक ही न्यूरॉन से बहुत सारे और न्यूरॉन भी जुड़े हो सकते हैं। तो नर्व नेट इज नथिंग, क्योंकि न्यूरॉन के पास क्या नहीं है बच्चों? क्योंकि न्यूरॉन के पास ऐसी पोलैरिटीज नहीं, पोलैरिटीज मतलब ब्रांचेस नहीं है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स को पास पास होना पड़ता है। सीलेंट्रेट से हमने शुरू कर दिया था नर्व नेट, जिसको हम मानते हैं कि नर्वस सिस्टम वहीं से शुरू हुआ। ठीक है, देखो कहाँ थे अपन भैया था? ठीक है, देखो
स्पॉन्जेस, एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, ऑल मल्टी, स्पॉन्जेस के पास मल्टी वो नर्वस सिस्टम नहीं होता, ठीक है। स्पॉन्जेस किसका मेंबर है बच्चों? स्पॉन्जेस मेंबर है पॉरीफेरा का। स्पॉन्जेस मेंबर किसका है बच्चों? पॉरीफेरा। Except sponges, all multicellular animals possess simple or complex nervous system. In all these animals, nervous system is comprised of nervous tissue having specialized cell called as neurons or nerve cell. ठीक है, पॉरीफेरा को छोड़ के सबके पास नर्वस सिस्टम है और सबके नर्वस सिस्टम कुछ स्पेशलाइज सेल से बना है। भले उनका शेप वेप अलग हो, बात अलग है, पर सबके पास एक सेल्स होगी जिसको हम नर्व सेल या न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं नर्व सेल और न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन की वजह से ही आपका नर्वस सिस्टम बनता है, स्ट्रक्चर भी बनेगा और वही आपको एक फंक्शनैलिटी देता है। न्यूरॉन के बिना आपका नर्वस सिस्टम फंक्शन नहीं कर सकता। क्लियर है? न्यूरॉन जो है ये आप समझ गए क्या होता है, ये करता क्या है। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी से आ रही है, जैसे सपोज दैट कि ये मान लो कि ये रिमोट है, अब रिमोट को मुझे ऐसा पकड़ना है, ठीक है, तो ये जो मैं जैसे मैं अपना हाथ ले जा रही हूँ तो सिग्नल कहाँ से आ रहा है? ब्रेन से। पर कौन ला रहा है? यहाँ पर कोई गाड़ी बैठी है क्या? नहीं, ये आ रहा है एक स्पेशल सेल से जिसका नाम है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या करता है? पहले सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, गैदर करने के बाद समझता है, एनालाइज करता है, और ये पूरा जो सिस्टम इसको ब्रेन कहते हैं। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ये एनालाइज करते हैं, ओह ठीक है, इसको रिमोट पकड़ना है शिप्रा को, चलो ठीक है, सिग्नल हाथ में भेजते हैं और मैं रिमोट पकड़ना शुरू कर देती हूँ। तो ये आपको समझना है कि करता क्या है। न्यूरॉन्स जो होते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये आपकी बॉडी में सिग्नल को रिसीव करते हैं, ठीक है, सिग्नल को रिसीव करते हैं बाहर से। जैसे मान लीजिए कि मैं बोर्ड देख रही हूँ, सिग्नल बाहर से आ रहा है, उसे ब्रेन में ले जाया जाता है, ब्रेन में एनालिसिस होती है, फिर वापस आपकी आंखों में भेजा जाता है। तो ले जाना, ले आना, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, ये सब काम आपका न्यूरॉन करता है। न्यूरॉन आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट जो सेल होती है, एक्चुअली लार्जेस्ट मत बोलो, लॉन्गेस्ट बोलो, आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है, ये परफेक्ट वर्ड हो गया, और ये 1 मीटर तक की हो सकती है। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब बात चली है तो दूर तक लग जाएगी ही कि न्यूरॉन हमने समझ लिया कि भाई हमें नर्वस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है, नर्वस सिस्टम के साथ हमें एंडोक्राइन की जरूरत क्यों है। लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एंडोक्राइन नहीं होता, आपका नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलकर बना है। तो चलो बेटा न्यूरॉन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि न्यूरॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब बेटा 9th क्लास में हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, तो आई एम नॉट हियर टू बनाओ अनदर न्यूरॉन, मैं बस समझा रही हूँ न्यूरॉन कैसा होता है। देखो ये वाला जो न्यूरॉन का पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं? सेल बॉडी। और अगर इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा तो इसमें बहुत सारी आपकी ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इस सेल बॉडी में देखो, सेल बॉडी का स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये स्टार शेप का कुछ ऐसा दिखाई देता है, और सेल बॉडी में ऐसे खूब सारी ऐसे ऐसे करके ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई दे रही कि नहीं दे रही है। तो ये जो आपको सेंटर पे स्टार शेप का दिखाई दे रहा है बच्चों, इसे हम कहते हैं सेल बॉडी, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेल बॉडी। और ये जो आपको ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं बच्चों? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करती हैं? डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करती हैं जो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स क्या करते हैं? सिग्नल को रिसीव करती हैं, ठीक है। अब अगर सेल बॉडी में आप बहुत डिटेल में जाओगे तो इसमें आपको एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? अब सेल बॉडी पूरा सिग्नल रिसीव कर ली है, सिग्नल डेंड्राइट से आ रहा है, ये देखो ऐसे आता है बाहर से, कहीं से भी आ जाता है, जैसे एनवायरनमेंट से सिग्नल आ रहा है, कोई न्यूरॉन दे रहा है, कोई इंसान ने आपको चाटा मार दिया, वो भी एक सिग्नल है, तो न्यूरॉन सिग्नल को लेता है। उसके बाद अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो वो एक लॉन्ग ब्रांच में अपना सिग्नल छोड़ देता है। चलो मैं एक जो है तो आपको एक डायग्राम छोटू सा बना के दिखाई देती हूँ। तो सबसे पहले क्या होती है बच्चों? सबसे पहले ओ शिप्रा कैसा क्या आपने कैसा बना दिया है आप, ठीक है। तो ये मान लो ये हो गया आपका क्या, ये मान लो ये आपका हो गया दैट, ठीक। अब यहां से आपकी क्या निकल रही है? ब्रांचेस। यहां से आपकी क्या निकल रही है? ब्रांचेस, ठीक है, दिस इज योर ब्रांचेस, ओके। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया बच्चों? दिस इज द सेल बॉडी। ये क्या हो गया आपका? सेल बॉडी, ठीक है। दिस इज द डेंड्राइट्स, ये हो गई आपकी डेंड्राइट्स। क्लियर? और ये सेंटर पर होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, डन। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? टू रिसीव सिग्नल, ठीक है। क्या करता है बच्चों? सिग्नल को रिसीव करता है, सिग्नल को रिसीव करता है। क्लियर? उसके बाद सिग्नल कहाँ जाता है? इस लॉन्गेस्ट पार्ट में जिसको हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। अब मैं एक्सॉन को थोड़ा सा, क्योंकि इसके ऊपर मुझे कुछ और बनाना है, तो
मैं और चीजें बात करूंगी, ठीक है। इस पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन। यहाँ तक की बात में क्लियर हुई। एक्सॉन जहां पर खत्म होता है उसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल, क्लियर। और एक्सॉन टर्मिनल में यहाँ पर आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसाइकल। साइनेप्टिक वेसाइकल, क्लियर। ये हो गया कॉमन न्यूरॉन का डायग्राम। अब अगर आपके न्यूरॉन ने कपड़े पहने हुए हैं, देखो एक साइड में कपड़े पहने हुए वाला बना दे रही हूँ, एक साइड बिना कपड़े पहने, ठीक है। अगर आपके न्यूरॉन ने कपड़े पहने हुए हैं तो इसे हम कहते, ये है आपकी माइलिन शीथ। कपड़े मतलब मान लो माइलिन शीथ, शीथ मतलब कपड़े, तो इसे हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? माइलिनेटेड न्यूरॉन। और माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होता है ये बहुत ही फास्ट होता है। क्यों होता है मैं बाद में बताऊंगी। और अगर आपकी नो माइलिन शीथ है, मान लो कोई कपड़ा नहीं पहना इसने, ठीक है, टंगू पंगू घूम रहा है, ठीक है, तो ये नो माइलिन शीथ अगर हो गया है तो इसे हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। माइलिन शीथ क्या करती है? माइलिन शीथ इंसुलेशन करती है एक्सॉन का, इंसुलेशन ऑफ एक्सॉन, ठीक है, इंसुलेशन ऑफ एक्सॉन। बस न्यूरॉन में आपको इतना ही पढ़ना है, आगे मैं और बताती हूँ। यहाँ तक का डायग्राम का स्क्रीनशॉट लो फटाफट से जल्दी बच्चों। तो आप समझ गए माइलिनेटेड न्यूरॉन ज्यादा फास्ट होता है। क्यों होता है मैं बताऊंगी आपको। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन ऐसा नहीं है कि फास्ट नहीं होता, पर माइलिनेटेड से तो कम होता है। माइलिनेटेड नर्व्स न्यूरॉन्स जो माइलिन शीथ हो, अब नहीं भी याद होगा तो स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। बस कपड़े पहने हैं तो माइलिनेटेड, नहीं पहने हैं तो नॉन माइलिनेटेड, क्लियर है। तो ये हो गया आपका न्यूरॉन। बट मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहती हूँ। क्या समझाना चाहती हूँ? कि न्यूरॉन्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिग्नल लेकर जाते हैं ब्रेन की ओर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर, उन्हें हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जो सिग्नल्स को लेकर आते हैं, जैसे मान लो कि ये पिन है, पिन चुभी, तो जो सिग्नल लेकर यहाँ से आपके ब्रेन में आ रहा है या स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है उसे हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। फिर जो सिग्नल वापस लेके आता है ताकि आप अपना हाथ हटा लें, इसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। इन दोनों के बीच में ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच में एक न्यूरॉन होता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बोल रही हूं मैं। इन दोनों के बीच में, सेंसरी और मोटर के बीच में एक न्यूरॉन होता है जिसे हम रिले न्यूरॉन या हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। रिले न्यूरॉन का काम क्या होता है कि वो सोचता है कि क्या ओ तुम ये सिग्नल लेके आए हो, चलो ठीक है। उसके बाद वो इंटरप्रेट करता है, ओ इसका डिसीजन ये होना चाहिए, उसके बाद वो सिग्नल मोटर न्यूरॉन को देता है। तो इन दोनों के न्यूरॉन्स के बीच में एक ऐसा न्यूरॉन है जो इंटरप्रिटेशन करता है, जो बनाता है डिसीजन कि एग्जैक्टली मुझे कैसा वापस से इसको रिस्पॉन्स करवाना है। तो रिले न्यूरॉन आर द इंटर न्यूरॉन जो सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल लेते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब सोचते हैं, समझते हैं कि कैसा सिग्नल है, कैसा डिसीजन बनाना है, डिसीजन लेते हैं और उसके बाद उस डिसीजन को मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपके इफेक्टर ऑर्गन में भेजते हैं। तो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ सेंडिंग ऑफ सिग्नल्स। चलो बेटा थोड़ा सा अपन लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आओ सेम चीज जो मैंने बताई इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। लुक एट दिस, ये जो आपको स्टार शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द सेल बॉडी। और अगर आपको यहाँ पे ब्लूइश ब्लूइश स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसे कहते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल। वैसे तो जो न्यूरॉन्स होते हैं अगर वो एक बार बन जाए तो दोबारा बनने का कोई चांस ही नहीं है। एक बार जो न्यूरॉन बन जाते हैं शरीर में तो वो दोबारा नहीं बनते, मतलब दोबारा नहीं होते, मतलब एक बार जो न्यूरॉन बनते हैं उतने न्यूरॉन आपको मिलते हैं। कुछ न्यूरॉन तो ऐसे होते हैं जो रीजनरेट भी नहीं होते, मतलब अगर वो डैमेज हो जाए तो खत्म, खेल ही खत्म। पर कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनके में रिपेयरिंग की क्षमता होती है, ठीक है। तो ये जो नीजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं इनका काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। और नीजल ग्रैन्यूल ब्लूइश इन कलर के होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं नर्व्स के लिए। नाउ मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, नीजल्स ग्रैन्यूल का होना ये बताता है कि ये एक नर्व सेल है, क्योंकि नर्व सेल के अलावा ऐसे ग्रैन्यूल कहीं और नहीं पाए जाते। इस साइटोन में जो सेल बॉडी जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन है, ये करता क्या है, ये सिग्नल को लेता है और एक्सॉन को दे देता है, ठीक है। तो ये रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द डेंड्राइट एंड डिलीवर टू द एक्सॉन। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ओके डन, यही चीज ये बोल रहा है। साथ ही साथ इसमें बहुत माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं सेल बॉडी में, और इसमें न्यूक्लियस भी होता है और गोल्गी बॉडी भी होते हैं। नाउ आपकी सेल बॉडी से ऐसे एक ब्रांच स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, और इन ब्रांच, ये देखो ब्रांच स्ट्रक्चर जुड़े हैं, ये सब ब्रांच, ये इन ब्रांच को हम बेटा जी कहते हैं डेंड्राइट्स। इन ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इन ब्रांच को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्लियर, इन ब्रांच को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है कि यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है इसको रिसीव करिए और साइटोन को दीजिए। क्लियर है? सो दीज आर द शॉर्ट टेपरिंग, मतलब पॉइंटेड ब्रांच प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस का मतलब ये होता है कि इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये सेल बॉडी से बाहर निकलते हैं। ये क्या करते हैं? डेंड्राइट वो पार्ट होते हैं जहां से इंफॉर्मेशन ली जाती है। क्लियर है?
नेक्स्ट अपन आते हैं विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, जिसे हम एक्सॉन के नाम से जानते हैं। एक्सॉन सिंगल होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, समझ में आई बात, डायमीटर में एक जैसा होता है, और इसके नीचे जो इसका सबसे एंड वाला पार्ट होता है इसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, जो कि ब्रांच होता है। इसमें छोटू छोटू से राउंड स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। ध्यान से सुनिएगा, जो आपका एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ पर राउंड राउंड स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। क्लियर है? तो जो भी सिग्नल आ रहा है वो साइनेप्टिक वेसिकल में भर जाता है। क्लियर है? समझ में आई बात। और ये एक्सॉन टर्मिनल या तो किसी न्यूरॉन से जुड़े होंगे या तो किसी मसल से जुड़े होंगे। तो मान लो कि अगर कोई सिग्नल आ रहा है तो या तो ये एक्सॉन टर्मिनल किसी दूसरे न्यूरॉन को ही सिग्नल दे रहे होंगे या तो मसल्स को सिग्नल दे रहे होंगे। क्लियर है? और इनका काम होता है, एक्सॉन का काम होता है कि आप सिग्नल को बाहर ले जाइए, या तो आप उसे किसी ऑर्गन को दीजिए ताकि आपका ऑर्गन फंक्शन कर सके, या तो किसी दूसरे न्यूरॉन को दीजिए जिससे वो जुड़ा हुआ है ताकि पूरे बॉडी में सिग्नल फैल सके। एक्सॉन के ऊपर शीट्स होती हैं। ठीक है, एक्सॉन के ऊपर 2 कवर होते हैं। एक्सॉन के ऊपर इसका खुद का मेम्ब्रेन होता है, जैसे सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे एक्सॉन के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम एक्सोलिमा कहते हैं। अगर यहाँ पर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? कहाँ गया डायग्राम, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ओके। तो एक्सॉन के ऊपर सबसे पहले इसकी खुद की लेयर होती है, जैसे सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वैसे एक्सॉन के ऊपर इसकी खुद की लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं एक्सोलेमा। और इस एक्सोलेमा के ऊपर होता है माइलिन शीथ। जैसे सेल के ऊपर होता है प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, वैसे एक्सॉन के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम एक्सोलेमा कहते हैं। और एक्सोलेमा के ऊपर होती है माइलिन शीथ। और एक्सॉन के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और साथ में आपको ये समझना है कि एक्सॉन के पास एक और एडिशनल लेयर है, इंसुलेटिंग लेयर है, जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। समझ में आई बात? और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है आपका जो एक्सॉन है और मतलब माइलिन शीथ होती है, बस इतना समझो। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूरोलेमा एंड एक्सॉन। ये लाइन आपको नहीं भी याद रहेगी तो टेंशन नहीं लेना। क्लियर? तो सबसे पहले एक्सॉन, एक्सोलेमा, उसके बाद माइलिन शीथ। ठीक है, नर्व फाइबर में अगर माइलिन शीथ है तो माइलिनेटेड नर्व, अगर नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड नर्व। नाउ अब मैं आपको ध्यान से सिखाती हूँ क्या चीजें हो रही हैं। इसके लिए मुझे एक और अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा न्यूरॉन बनाना पड़ेगा ताकि आपको मैं चीजें सिखा सकूं। ध्यान से समझना, सब समझ में आएगा। कोई बायोलॉजी में ऐसी कोई चीज है जो मैम से समझ नहीं आए बेटा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सॉन। ठीक है, मैं थोड़े थोड़े से बड़े से यहाँ से एक्सॉन टर्मिनल बना रही हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, और मान लो कि ये हो गई आपकी, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर बनाना चाहूंगी। डिंग 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 डिंग। अब ऊपर छोड़ दो, अब यहाँ पे आओ। जो मैम कह रही है ना, यहाँ से आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। क्लियर? और मान लो कि ये सिग्नल जाना है किसी मसल में। ठीक है, अब सब लोग मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स कोई मुझसे मांग रहा था कि हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेंगे भैया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 1 शॉट वीडियो का हैंड रिटन नोट्स, सारे हैंड रिटन नोट्स मैंने दे दिए हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने ना दी हो। क्लियर? अब ध्यान सुनना, डोंट गो विद द सुंदरता ऑफ डायग्राम, गो विद द कंसेप्ट। ठीक है, वैसे आपको तो सुंदर डायग्राम बनाना। ठीक है, चलो, तो ये हो गए आपके डेंड्राइट। सिग्नल आया, यहाँ से सिग्नल आया। ठीक है, सिग्नल आया। ठीक, ना ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या होती है भाई, ये हो गया आपका एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर क्या होती है? माइलिन शीथ। ठीक है, अभी एक्सोलेमा के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई मान लो माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, तो अभी मैंने आपको बताया था कि माइलिन शीथ जो होती है इसमें सिग्नल ट्रांसमिशन फास्ट होता है। अब आपके मन में मतलब ये आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैडम क्या सिग्नल है? सिग्नल कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनना। सिग्नल आर नथिंग, इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं बहुत ज़्यादा फिजिक्स में नहीं घुसूंगी क्योंकि वो तुमको तो पता ही है कि कंसेप्ट में फिजिक्स और मैथ्स में तेज है आपकी मैडम। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो जैसे ही कोई भी सेंसेशन, ठीक है, सिग्नल या हम इसको कहते हैं सेंसेशन, जैसे ही कोई सेंसेशन आपके न्यूरॉन में आता है, न्यूरॉन चार्ज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर होता है आयन एक्सचेंज। पूरे एक्सॉन में होता है बच्चों आयन एक्सचेंज। क्या होता है? आयन एक्सचेंज। तो बेटा आयन एक्सचेंज हो रहा है।
अगर एक्सॉन कोई कपड़ा ना पहने रहे तो आयन तो लॉस होने लगेंगे। तो ये जो माइलिन शीट होती है ना, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है बच्चों? इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, सिग्नल आ रहा है, मतलब सिग्नल जो हम देख रहे हैं, जैसे ही ये आपके न्यूरॉन में, आंखों के न्यूरॉन में टकराए, आपके आंखों के न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव कैसे हुए समझ में आया? कि ये जो आपके एक्सॉन होते हैं ये भी रेस्ट में, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही इनको कोई बाहर से सेंसेशन मिला, ये एक्टिव हो गए। एक्टिव कैसे होंगे? ये आयन का एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं। आयन का एक्सचेंज जैसे ही करना शुरू करेंगे, यहाँ पे जनरेशन होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। क्या होगा बच्चों? जनरेशन होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मान लो कि कोई डैम है, डैम में पीछे की ओर पानी भरा हुआ है। अभी आपके डैम के कोई भी मोटर, हम ये मानते हैं कि कोई भी, क्या कहते हैं यार उसको, कोई भी मशीन काम नहीं कर रही जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। पर जैसे ही डैम से पानी गुजरना शुरू होता है, सारी मशीनें, टरबाइंस चार्ज हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जैसे ही आपको बाहर से कोई इंपल्स मिलती है, कोई सिग्नल मिलता है, कोई मैसेज मिलता है, ये नव आयन एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं एक्सॉन से। माइलिन शीथ का काम ये होता है कि कोई भी आयन बाहर नहीं जाए, नहीं तो बहुत स्लो हो जाएगा काम। इसलिए माइलिन शीथ कुछ भी चीजों को बाहर नहीं जाने देती और वहीं पर जल्दी जल्दी एक्सचेंज होता रहता है। तो माइलिन शीथ वाली जो नर्व्स होती हैं उसमें सिग्नल का ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है, इसे ही हम कहते हैं इम्पल्स। क्या कहते हैं बच्चों? इम्पल्स। क्लियर? अब ध्यान से समझना कि आपका इम्पल्स किस कलर का इम्पल्स बनाए हम लोग, बताओ जल्दी से। किस कलर का इम्पल्स बनाए हम लोग? यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके सिनेप्टिक वेसिकल, ठीक है, ये हो गए आपके सिनेप्टिक वेसिकल। क्लियर है? समझ में आ गई बात? सिनेप्टिक वेसिकल जो होते हैं, यहाँ पर एक न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। ठीक है, क्या भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम कहते हैं केमिकल। ठीक है, अब बहुत सारी बुक में इवन मैं भी बताती हूँ कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आसान भाषा वही होती है, पर आज आपको डिटेल वीडियो बना रही हूँ तो समझाती हूँ। इस सिनेप्टिकल वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर भरा है जिसका नाम एसिटाइल कोलिन होता है, वो आपको याद नहीं करना है, जिसे हम कहते हैं बच्चों जी आपका केमिकल होता है ये। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मान लो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, जैसे कोई भी हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना लेते हैं, जैसे ही कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पर पहुंच गया है, ठीक है, अब इसको मसल तक जाना है। भाई इसको क्या करना है? मसल तक जाना है कि नहीं जाना है? क्लियर? पर अभी मसल सिग्नल को लेने के लिए एक्टिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वी रिलीज द केमिकल, सबसे पहले। ठीक है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, रिलीज द केमिकल टू द गैप। किसका गैप बच्चों? इस नर्व की एंडिंग और इस मसल का गैप, इनके बीच में केमिकल को, पहले आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मत भेज दीजिए यहाँ पे, पहले गैप में इस केमिकल को रिलीज करिए। बेटा इस गैप का नाम होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अगर आपको ये लगता है बच्चों, ऐसा नहीं है, हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डायरेक्टली भी दे सकते हैं, पर वो बहुत ही फास्ट होता है। और ऐसे साइनैप्स, देखो ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है ना नर्व्स और न्यूरॉन के बीच में, इसे हम कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं बच्चों? साइनैप्स। तो ऐसा नहीं है कि न्यूरॉन से न्यूरॉन का जो जंक्शन है, मतलब जो जोड़ है, वो टाइटली पैक्ड नहीं होता, पर ऐसे जंक्शन बहुत ही कम है आपके शरीर में। ज्यादातर जंक्शन आपके ऐसे हैं, मतलब न्यूरॉन से न्यूरॉन का जंक्शन, चाहे न्यूरॉन से किसी ऑर्गन का जंक्शन, न्यूरॉन से मसल का जंक्शन, इनके बीच में हमेशा एक गैप ही पाया जाएगा। गैप को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड जंक्शन को वी कॉल्ड एज साइनैप्स। तो जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल नेक्स्ट न्यूरॉन में या मसल में जाना है ताकि वो काम कर सके, वो डायरेक्टली नहीं जा सकती। वो डायरेक्टली इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर जरूर हो सकता है कि इतनी फास्ट सिग्नल की जरूरत नहीं हो, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हल्का सा स्लो और फास्ट करते हैं। तो हमको ये समझना है कि एंडोक्राइन सिस्टम में केमिकल जब रिलीज कर दिए जाते हैं तो उनमें कोई रीसेट नहीं होता, रिलीज कर दिए तो कर दिए। यहाँ पर जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है तो यहाँ पर हम उसको स्लो और फास्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रीसेट मैकेनिज्म। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो ये जो गैप है, यहाँ पर आप पहले सिग्नल नहीं रिलीज करेंगे, पहले आप केमिकल रिलीज करेंगे। केमिकल क्या करेगा? ध्यान से समझिए। केमिकल करेगा एक्टिवेट द मसल।
केमिकल मसल्स को एक्टिवेट करेगा और आपका जो सिग्नल है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा और ये जो केमिकल है ये वापस से इस जगह पर डाल दिए जाएंगे जहां पर ये आए हैं। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में क्या अंतर है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब यह है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू द केमिकल, पर ये स्लो होता है और इसमें कोई रीसेट मैकेनिज्म नहीं होता। रीसेट मैकेनिज्म का मतलब ये है कि एक बार रिलीज हो गए ना तो हो गए। इनमें क्या होता है कि एक बार सिग्नल पहुंचा दिया फिर हम अपने आप को रीसेट कर लेते हैं और फिर से रिसीव करने रेडी हो जाते हैं फिर से। मतलब एक बार एक्टिव होते हैं फिर इनएक्टिव हो जाते हैं, फिर एक्टिव होते हैं फिर इनएक्टिव हो जाते हैं। मतलब एक ही न्यूरॉन बार बार सिग्नल रिसीवर छोड़ सकता है। केमिकल्स ऐसे नहीं होते। केमिकल्स ऐसे होते हैं कि केमिकल रिलीज हो गए ना तो अब फिर उसको वापस से रीसेट करके आप रीयूज नहीं कर सकते ना। यहाँ पर आपको बात समझनी है कि नर्वस सिस्टम में हमेशा न्यूरॉन्स के थ्रू काम होता है। न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब चार्जेस के थ्रू सिग्नल पास हो रहा है, उसी के फॉर्म में पास हो रहा है और ये हमेशा फास्ट होता है। केमिकल सिग्नल फास्ट नहीं होते। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सिग्नल आया, जैसे ही हम कोई चीज देखते हैं तो आपका न्यूरॉन एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाएगा तो क्या करेगा, एक्सॉन के चारों तरफ आयन को एक्सचेंज करेगा। आयन को एक्सचेंज होगा तो क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसी को हम सिग्नल मान रहे हैं, पर ये डायरेक्टली नेक्स्ट न्यूरॉन में नहीं जा सकता। पर ऐसा नहीं है, कुछ साइनेप्स ऐसे भी हैं आपके बॉडी में डायरेक्टली जाते हैं पर वो ज्यादा नहीं है। फिर हम उसको एक गैप में रिलीज कर देते हैं, उस गैप को कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। उसके बाद सिग्नल को हम मसल को देते हैं। पर याद रखिएगा कि जब आप गैप में दे रहे हैं तो सबसे पहले एक केमिकल आएगा जो कि न्यूरॉन में भरा हुआ था, पहले वाले न्यूरॉन में, और उसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है, वो ये बताता है कि बेटा प्रभु आ रहे हैं, अपने गेट्स खोल लो। तो गेट खोलने का काम इस केमिकल का है। केमिकल बाइंड होगा, गेट खुलवाएगा और सारा जो आपका सिग्नल यहाँ पर पड़ा हुआ है वो सब नेक्स्ट न्यूरॉन में या मसल या किसी भी ऑर्गन को पहुंच जाएगा। वो केमिकल वहीं पड़े रहेंगे, या तो वो वापस उसी न्यूरॉन में चले जाएंगे या तो वो डिफ्यूज होकर बॉडी में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये होता है, इस तरीके से आपका जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है। मैंने आपको बताया कि हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, देन विल ट्रांसफर द सिग्नल टू द मसल और उसके बाद ये केमिकल वापस आ जाता है। एग्जैक्ट जो बात है वो ये है कि हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाते हैं, फिर केमिकल रिलीज होता है, केमिकल जाके मसल में बाइंड होगा, मसल को एक्टिव करेगा, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा, केमिकल वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, या तो वो इस न्यूरॉन में वापस चला जाएगा या तो हम क्या करेंगे, या तो हम उसे डिफ्यूज कर देंगे ब्लड में, खत्म हो जाएगा। तो हमको ये समझना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से आ रहा है वो डायरेक्टली न्यूरॉन में नहीं जाएगा, पहले उसे केमिकल के माध्यम से हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जो हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट में करेंगे। सिग्नल में फास्ट करना है, तेज देना, धीरे। गैप में क्यों रिलीज करना है, गैप में इसलिए रिलीज करना है, गैप में रिलीज नहीं करोगे तो केमिकल जाके नेक्स्ट न्यूरॉन को एक्टिव नहीं करेगा तो दोगे किसको। और थोड़ा सा उसका स्पीड भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि बहुत फास्ट होते हैं सिग्नल। क्लियर है? चलो आ जाओ बच्चों, तो डन हो गया है आई थिंक इतना। न्यूरॉन ट्रांसमिट द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्सेस। नर्व इंपल्सेस का मतलब समझे, चार्जेस का ट्रांसमिशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, नर्व के पास स्पेशल प्रॉपर्टी कि नर्व डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ओके, हमेशा नर्व जो होते हैं वो बाय बर्थ मिले होते हैं। ठीक है, अब देखो दे आर नॉट रिक्वायर्ड, देखो दे हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। देखो नर्व इंपल्सेस जो होते हैं, न्यूरॉन्स ट्रांसमिट द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्सेस। नर्व इंपल्सेस जो होती हैं वो डिवाइड नहीं होते। डिवाइड का मतलब कि एक न्यूरॉन के लिए डिजाइन है तो वो दूसरे न्यूरॉन को मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि मुझे मिला तो मैं सबको पहुंचाते रहूं। ठीक है, उसके बाद देखो आपको ये भी, अच्छा ये भी समझना, हर न्यूरॉन को सिग्नल हम देते हैं, जुड़े होते हैं सारे न्यूरॉन्स। क्लियर है? पर ऐसा नहीं होता कि हम एक को सिग्नल दे दिए और वो पूरे बॉडी के न्यूरॉन को पहुंचाए। आपको कंटिन्यूसली ब्रेन सारे न्यूरॉन्स को एक साथ सिग्नल पहुंचाना शुरू करता है। क्लियर है? समझ में आई बात? अगर मान लो, याद ध्यान से समझो, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी अपने आप को काम कर, डिवाइड नहीं होते, पर उनको भी काम करने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। अब ये समझिए कि आपकी इंजरी में रिपेयरेंस का कोई काम नहीं है, पर आप मर जाएंगे अगर ये नहीं रहेंगे। और अगर ये ध्यान समझिए कि अगर आपके न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन नहीं मिला तो 5 मिनट के अंदर आपकी डेथ भी हो सकती है। समझ में आई बात? नाउ दिस आंसर सुनिए, न्यूरॉन्स जो होते हैं एंड टू एंड मैनर पे जुड़े होते हैं, मतलब एक का एंड दूसरे की शुरुआत। ठीक है, एक न्यूरॉन जो होता है वो डेंड्राइट से इंपल्स सिग्नल लेता है और नेक्स्ट न्यूरॉन के सेल बॉडी को दे देता है। सिनैप्स क्या है? न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड नहीं होते, इवन एक न्यूरॉन का एंड और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, इनके बीच में एक माइन्यूट गैप होता है जिसे हम कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्स जो होता है ये आप समझ गए, डन। और इस साइनैप्स मतलब दोनों के बीच में गैप होता है जिसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अगर आपको बेटा जी ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको ये देखो
साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर निकला, न्यूरोट्रांसमीटर जाके दूसरे वाले न्यूरॉन में या मसल में बाइंड हुआ, उसको एक्टिव किया और आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहुंचना शुरू हो गया। क्लियर है? ठीक है। नाउ द स्टिमुलस जनरेट अ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स which travels from the sensory neuron to the next neuron। तो सबसे पहले सिग्नल मिला, फिर डेंड्राइट में गया, फिर सेल बॉडी में गया, फिर एक्सॉन टर्मिनल में गया, फिर साइनैप्स के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन में गया। तो मैं आपको ये बात समझाना चाह रही हूँ कि ध्यान से सुनो, इस डायग्राम को फिर से देखो मेरे बच्चों। ये है, मान लो कि पहले न्यूरॉन का एंडिंग, इस न्यूरॉन में राउंड राउंड एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल मान लो यहाँ पे भरा हुआ है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब क्या? इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब क्या है? इट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, कोई समान नहीं है वो। ठीक है, इट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को हमें यहाँ पहुंचाना है। ठीक है, आप कैसे पहुंचाओगे? पहले केमिकल रिलीज करो जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर नेक्स्ट वाली मसल जिसको भी आप सिग्नल देना चाहते हो उसको एक्टिवेट करेगा, बेटा गेट खोल दे ताकि ये जो पोटेंशियल मेरे पास है उसे तुझे दे सके। और जैसे ही गेट खोलता है पोटेंशियल पहुंच जाता है। पोटेंशियल का मतलब जैसे ही इस न्यूरॉन को मिलेगा ये पोटेंशियल या किसी मसल को मिलेगा, वो आगे बढ़ाएगी इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। क्लियर है? तो सिग्नल कुछ नहीं है, दीज आर द चार्जेस। ठीक है, एज द नर्व इम्पल्स रीचेस द प्रीसाइनेप्टिक नॉब। प्रीसाइनेप्टिक नॉब मतलब साइनैप्स के पहले वाला न्यूरॉन का एंडिंग, राउंड राउंड वाला। ठीक है, ये जैसे ही इम्पल्स पहुंचता है इन राउंड राउंड स्ट्रक्चर पे, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और सारे न्यूरोट्रांसमीटर को बीच में रिलीज कर देते हैं। फिर उसके बाद जैसे रिलीज कर देते हैं और जो डेंड्राइट है नेक्स्ट न्यूरॉन का, उसे सिग्नल मिलता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर के जुड़ने से और वो अपने इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को क्या पहुंचता है, इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को आगे की ओर बढ़ाता है। ठीक है, इम्पल्स ट्रैवल अक्रॉस द न्यूरॉन ओनली इन वन डायरेक्शन। मतलब आपको ये समझना है कि जो भी सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहा है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, वापस नहीं आ सकता सिग्नल कि इसको दिया है तो वापस आ जाए। क्लियर? तो हमने किया क्या, सिग्नल लिया, ठीक है, फिर हमने ट्रांसमिट किया। ट्रांसमिट किस फॉर्म में किया? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में? चार्जेस जो एक्सचेंज होते हैं जिससे एक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है, वही सिग्नल होता है। पर वो नेक्स्ट न्यूरॉन में कैसे जाएगा? केमिकल की हेल्प से। दैट इज वाई वी कॉल्ड एज कि हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही केमिकल बाइंड होगा नेक्स्ट न्यूरॉन में, नेक्स्ट न्यूरॉन एक्टिव हो जाएगा एंड विल ट्रांसफर आवर होल पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन में। ठीक है, न्यूरॉन 3 प्रकार के हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया। सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं बच्चों? सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस को लेकर जो आपके सिग्नल्स हैं, जो इम्पल्सेस हैं, वो नर्वस सिस्टम तक जाते हैं। फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन जो सेंस वापस लेके आते हैं ताकि आप एक्शन कर सके। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरॉन आर द रिले न्यूरॉन और द कनेक्टर न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो होते हैं, दीज अकर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल लेते हैं, फिर समझते हैं, सोचते हैं, डिसीजन बनाते हैं, फिर मोटर न्यूरॉन को देते हैं और मोटर न्यूरॉन वापस से आपके इफेक्टर ऑर्गन में लेकर जाता है। क्लियर है बच्चों? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब मैं आपको आखिरी पार्ट इस लेक्चर का लेके आ रही हूँ जिसमें मैं आपको पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझा सकूं, क्योंकि वन शॉट वीडियो में बोल रहा है मैम, आप बोल रही हूँ कि इसमें एनसीईआरटी पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए मैं एक रेगुलर लेक्चर बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ठीक है, तो आपकी बॉडी में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर में क्या होता है? न्यूरॉन होता है। कौन से न्यूरॉन होंगे? सेंसरी न्यूरॉन होंगे, क्योंकि वही सेंस लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं। बहुत सारे रिसेप्टर हैं, जैसे कि विजन ऑप्टिक रिसेप्टर यहाँ होंगे जिससे आप देखते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर होंगे जिससे आप टेस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं जिसके से आप स्मेल रिकॉग्नाइज करते हैं। ये कुछ नहीं है, न्यूरॉन है जो सेंसरी न्यूरॉन। समझ में आ गई बात? तो कहते हैं दीज इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप ऑफ द नर्व सेल। सारी इंफॉर्मेशन डेंड्राइटिक टिप से आप लीजिए। ठीक है, सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यहाँ पर कुछ रिएक्शन होती है जिससे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है। ठीक है, और ये इम्पल्स मतलब ये याद रखना कि कुछ नहीं है, आयन का एक्सचेंज है जिसकी वजह से क्या जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, और ये डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी में जाता है, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाता है और फिर एक्सॉन के एंड पे आता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो एक्सॉन का एंड है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, और ये जैसे ही एंड पे पहुंचता है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये क्या करता है? कुछ केमिकल्स को इस गैप में रिलीज कर देता है। ठीक है, और ये जो केमिकल इस गैप में रिलीज होते हैं उस गैप का नाम है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और दोनों के जंक्शन को हम कहते हैं सिनेप्स। क्लियर है? समझ में आई बात? नाउ स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन में चला जाता है। दैट्स इट। ठीक है, दिस इज अ जनरल स्कीम हाउ द नर्व इम्पल्स ट्रैवल इन द बॉडी।
A similar synapse allow the delivery of such impulse from neurons to other cell. ठीक है, तो आपको ये समझना जरूरी, synapse कुछ नहीं है, it is a junction. क्लियर है? This is it. क्लियर? तो बच्चों आज हमने सीखा what is neuron, what are the types of neuron on the basis of signaling, and how the signal get transferred from one to next neuron or one to the next neuron to the muscle. That's it. अगर कुछ नहीं समझ में आया ना, प्लीज लेट मी नो. फिर से एक बार सीक्वेंस को रिवाइज करवाती हूँ. न्यूरॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी, मोटर और रिले. सेंसरी न्यूरॉन जो सिग्नल को लेकर कहाँ जाते हैं बच्चों, जो सिग्नल को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं. मोटर न्यूरॉन जो वापस लेके आते हैं. पर सेंसरी और मोटर के बीच में एक होता है क्या बच्चों, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ. आप सेंसरी और मोटर के बीच में है हमारे पास क्या, रिले न्यूरॉन. रिले न्यूरॉन क्या करता है, डिसाइड करता है, ओ इसने गर्म ऑब्जेक्ट को छू लिया है, ओ इसका डिसीजन ये है, और फिर वो मोटर न्यूरॉन को देता है. फिर उसके बाद हमने सीखा कि आपका जो सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिट होता है एक्सॉन से. ठीक है, एक्चुअली जब सिग्नल आता है तो बहुत सारे आपने देखा कि एनसीईआरटी लिखती है कि वहाँ पे बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं. कहाँ, डेंड्राइट्स में. फिर वो सेल बॉडी में आता है, सेल बॉडी से एक्सॉन में आता है, एक्सॉन में वो केमिकल जो सिग्नल वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब आयन का एक्सचेंज. फिर वो अंत में पहुंचता है, अंत में वो क्या करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर को गैप में रिलीज करवाता है ताकि न्यूरोट्रांसमीटर नेक्स्ट वाले न्यूरॉन से जुड़े, उसको एक्टिव करे ताकि मैं नेक्स्ट न्यूरॉन में जा सकूं. So this is it. I hope you learned and enjoyed the session. This is all about the nervous system in animals. कुछ नहीं समझ में आए, please let me know. हम सीधी भाषा में इसको ये कहते हैं कि we convert the electrical signal into the chemical signal. ठीक है, पर उसमें आपको मैं आज डिटेल से बता दिया कि exactly होता क्या है. I hope you learned and enjoyed the session मेरे प्यारे बच्चों. See you in the next amazing session. तब तक thank you so much and tata.